हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे क्लासेस। आज मैं आपको वीडियोस में जो कराऊंगी वो कराऊंगी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का टॉपिक। मैं ऑलरेडी आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो दे चुकी हूँ। अब मैं आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का कंप्लीट विद प्रोसेस कराऊंगी। सो आई होप आपको लाइंस क्लियर आ रही है समझ में। सो फ्रेंड्स, बिकॉज आज मैंने ये पीडीएफ से मैं इसलिए करा रही हूँ बिकॉज पीपीटीज बनाना अलग अलग टॉपिक्स पर एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो जाए तो ठीक से चीज़ें क्लियर भी नहीं हो पाती, इसलिए मैंने पीडीएफ बना ली। इससे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट हम क्यों करते हैं? रिक्रूटमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप, एक फर्स्ट स्टेज है एंड पर्सनस को अपने कंपनीज में फिल करने की, राइट। एक स्टाफिंग का ही तो पार्ट है। स्टाफिंग जब करते हैं तो क्यों करते हैं स्टाफिंग? उसमें रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, फिर इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें किस में आती है? स्टाफिंग में आती है। तो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि मेकिंग अवेलेबल पर्सन्स टू फिल डिफरेंट वैकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी वैकेंट पोस्ट है, खाली पोस्ट है, उनको फिल करना पर्सन से, ठीक है। इसके लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। एफर्ट्स किस रिगार्डिंग? कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल, यानी मोर एंड मोर पीपल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन सबमिट करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा सिर्फ एक फोकस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करें। दैट्स इट, एक मेन पर्पज़ ये होता है, ठीक है। यहाँ पर किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते, किसी भी एप्लीकेशन को। यहाँ पर मेन मोटिव है कि जितनी ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आएगी उतने ही ज़्यादा हम बेटर एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर पाएंगे सिलेक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। अब जैसे स्कूल्स के अंदर वैकेंसीज निकलती है, ओके, जैसे कोई नया टर्म स्टार्ट होता है तो उनका क्या मेन मोटिव है कि जितने ज़्यादा रिज्यूमे आएंगे स्कूल्स के अंदर, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी उतना ज़्यादा अच्छा है, हमारे पास उतना ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ को निकालने का, छांटने का, है ना। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि सारे के सारे जो एफर्ट्स होते हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन सबमिट कराए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिर्फ यही इनका एक मेन मकसद होता है। देखिए, इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ द एफर्ट्स टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पीपल अट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इसी को ही। और रिक्रूटमेंट को हम पॉजिटिव प्रोसेस भी कहते हैं। पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाता। दैट्स वाई ये क्या है? पॉजिटिव प्रोसेस है। अब इसका प्रोसेस क्या है रिक्रूट करने का एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में? उनका प्रोसेस क्या है? आप रिक्रूटमेंट को कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ की भर्ती करना, उनका एडमिशन करना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज़ रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़। पहला स्टेप यही होता है कि जो एचआर, जो पूरा ह्यूमन रिसोर्स जो पूरा संभालते हैं, मैनेज करते हैं, उनका सबसे पहला काम ये है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पर जाकर ये चेक करना कि कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है। पहले उस नीड को आइडेंटिफाई करना। जब उस नीड को डिटरमाइन कर लिया जाएगा हर एक डिपार्टमेंट की, देन जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होंगे वे नोटिस करेंगे, नोटिस देंगे। किसको? पर्सोनल मैनेजर को नोटिस देंगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हर एक डिपार्टमेंट होता है हर एक चीज़ को लेकर, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर भी होगा। डिपार्टमेंट का हर एक मैनेजर एनालाइज करेगा कि हमारे डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है, और ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के बाद वो पर्सोनल मैनेजर के पास जाकर सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स बता देगा। फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स का काम, मैनेज करने का काम खाली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं करता, ये हर एक मैनेजर करता है। हर एक मैनेजर इन्वॉल्व होता है एचआरएम के अंदर। ये मैं बहुत की पॉइंट्स बता रही हूँ, एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करने का काम है सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट करता है और कोई भी नहीं करता। एचआर डिपार्टमेंट कभी भी अकेले ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज नहीं कर सकती। हर एक मैनेजर इंक्लूड होता है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में, चाहे वे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से रिलेट करता हो चाहे ना करता हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट के जितने भी मैनेजर है, ईच मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए।
ओके जब नीड आइडेंटिफाई हो जाएगी, द नेक्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि हमें किस किस सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करनी है उसको आइडेंटिफाई करना। जब रिक्विजिशन लेटर्स मिल जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंटल मैनेजर से, तो जो पर्सोनल मैनेजर होगा वो क्या करेगा, अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर सोर्सेज डिसाइड करेगा कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से हमें एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं। सोर्सेज इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, यानी ऐसे माध्यम, ऐसे मीडियम्स जहाँ से हमें एप्लीकेशंस आएंगी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे सोर्सेज डिटेल में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। ये जो हमारी इस स्टेज पे क्या होगा, जब सोर्सेज फाइंड आउट कर लिए जाएंगे, जो इंटरेस्टेड पीपल्स होंगे, जो जॉब के लिए इंटरेस्टेड होंगे, जिनको जॉब की ज़रूरत होगी, वो इनवाइट करेंगे। ठीक है, उनको इनवाइट किया जाएगा कि वे जॉब्स के लिए अप्लाई करें। जो पर्सोनल मैनेजर है पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करेगा। यानी देखिए, जैसे स्कूल्स वाले जब एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं अलग अलग टीचर से, तो वे फ्रेंड्स एक न्यूज़पेपर के अंदर पूरी ऐड डालते हैं। ओके, एक क्लासिफाइड जो सेक्शन होता है न्यूज़पेपर का, उसमें एक ऐड देंगे, उसमें सब कुछ बताएंगे कि हमें कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, हमें क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, हर एक चीज़ें मेंशन होती है। सिमिलरली यही चीज़ कंपनी में भी होती है। जब उन्हें इंटरेस्टेड पार्टीज से जब उन्हें अट्रैक्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जब वे एक ऐड प्रिपेयर करेंगे तो उसमें वे सब कुछ डिटेल्स मैंशन करेंगे, कितनी वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है, कैसी जॉब है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस, कितनी सैलरी दी जाएगी, कंडीशंस क्या होगी एम्प्लॉयमेंट की, लास्ट डेट क्या एप्लीकेशन की, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके तब जाके वे कहीं ना कहीं एक ऐड देंगे। जो इन्फॉर्मेशन है इस तरीके से प्रिपेयर करे ऑर्गेनाइजेशन की वे सिंपल हो, हर कोई समझ पाए और हर लैंग्वेज में हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस एक कंपनी को रिसीव हो। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, पहले नीड आइडेंटिफाई करना, कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, देन आइडेंटिफाई करना किन किन सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करी जाएगी, देन इंटरेस्टेड पीपल्स को इनवाइट करना अपनी एड्स के थ्रू, एंड देन लास्ट में जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है प्रिपेयर करना लिस्ट, कि जब हमने सारी एप्लीकेशंस रिसीव कर ली तो हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि कौन एप्लीकेंट्स डिजर्व करता है, बट यहाँ पर हम किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी एप्लीकेशंस रिसीव होगी कंपनी को, ठीक है, उसको वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन के दौरान जब वेरिफिकेशन की जाएगी सारी एप्लीकेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। जो पहला पार्ट होगा वो पार्ट होगा मतलब जब दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एप्लीकेशंस को, तो जो पहला पार्ट होगा ये ऐसा पार्ट होगा जिसने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की है क्वालिफिकेशंस को लेकर, और जो दूसरा पार्ट होगा वो पार्ट होगा जिसने सारी देखिए फॉर एग्जांपल कंपनी को चाहिए एक एम्प्लॉय, उसके पास एमबीए होनी चाहिए फॉर एग्जांपल, ये क्वालिफिकेशन मानी गई कि कम से कम एमबीए तो होना चाहिए। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये ऐसा पार्ट है जिसने इस क्वालिफिकेशन को पूरा किया है, यानी जिसने इस कंडीशन को पूरा कर दिया। जो सेकेंड पार्ट में जो एप्लीकेशंस आएंगी तो उस पार्ट में वो सारी एप्लीकेशंस होगी जिन्होंने रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस को पूरा नहीं करा। बिकॉज फ्रेंड्स ऐसा क्यों है, एप्लीकेशंस हर जगह से आएंगी। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होगी जो हर तरीके से डिजर्व होगा एक एम्प्लॉय बनने के लिए, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होगी जिसमें कोई ना कोई कमी होगी, लाइक उसने क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर रखी, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, उसकी छटनी कर दी एक तरीके से। ओके, तो फ्रेंड्स पूरा एक ये प्रोसेस है। ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा जो फर्स्ट पार्ट था एप्लीकेशन का जिसने सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया, उस पार्ट से सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें से भी कुछ ऐसे पीपल होंगे जो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। यानी यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट पर्सोनल को सिलेक्ट किया जाता है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये नेगेटिव इसलिए है बिकॉज इसमें हम कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम अपना रिक्रूटमेंट का ही कंप्लीट करते हैं। अब सोर्सेज क्या है एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के, दे आर टू सोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज वो होते हैं जब कंपनीज अपने एंटरप्राइज, अपने कंपनी के अंदर से ही कुछ लोगों को रिक्रूट कर लेती है। अब इसके भी कुछ तरीके हैं इंटरनल सोर्सेज के भी, लाइक ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ले ऑफ, कि हमने किसी पर्सन का ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी ब्रांच में।
एक कंपनीज की बहुत सारी मान लीजिए ब्रांच है और एक ब्रांच में शॉर्टेज है एम्प्लॉयज़ की और एक ब्रांच में सरप्लस है। जिस ब्रांच में सरप्लस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे ब्रांच में जहाँ पर शॉर्टेज है एम्प्लॉयज़ की। तो हमने एंटरप्राइज के अंदर से ही रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है प्रमोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आपको पता है 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल, लोअर। जो लोअर रैंक पे काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना रिमार्केबल काम कर रहा है कि इसको प्रमोशन कर देना चाहिए। तो प्रमोशन के थ्रू हमने जो मिडल और टॉप लेवल पर जो पोस्ट थी वैकेंट उसको पूरा कर लिया। एंड थर्ड आता है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है टेम्परेरी सेपरेशन एम्प्लॉय का। ठीक है, टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन द इनिशिएटिव द लीडर। इट मीन्स फ्रेंड्स, ले ऑफ मतलब जब हम किसी को टेम्परेरी अलग कर देते हैं कंपनी से। ये हम कब करते हैं, या तो जब कंपनी के पास काम कम हो, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। कोई कंपनी सीजनल काम कर रही है, सीजन्स के अकॉर्डिंग काम करती है। तो एक सीजन में कंपनी के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, प्रोडक्शन का, और एक सीजन ऐसा आता है जिसमें कंपनी के पास कोई भी काम नहीं है। तो उस केस में कंपनी क्या कर देगी, उन वर्कर्स को कुछ टाइम के लिए अलग कर देगी कंपनी से। ये कहेगी कि तुम अभी जा सकते हो, हमारी कंपनी में अभी इतना काम नहीं है। ये ऐसा कंपनी क्यों करेगी? जहाँ पर अगर 50 लेबर्स की नीड है तो वहाँ पर कंपनी 80 लेबर को क्यों अपॉइंट करेगी? ठीक है, जहाँ पे 50 लेबर से काम चल सकता है, यानी 2 सीजन है, और जो दूसरा सीजन जो मंदी का सीजन है, अगर उसमें 50 लेबर से काम चल सकता है तो वहाँ पर कंपनी 80 लेबर का खर्चा क्यों उठाएगी? तो उस केस में यहाँ पर उनको कुछ टाइम के लिए इन बाकी के 30 एम्प्लॉयज़ को क्या कर देगी, टेम्परेरी सेपरेट कर देगी, ले ऑफ कर देगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा बताइए? इससे जो वैकेंट पोजीशन है, जो कंपनीज की वैकेंट पोजीशन है, जो खाली पोस्टें हैं, वो तब फिल की जाएगी जब कंपनी के पास काम होगा। और जब ये पोस्ट फिल की जाएगी तो उन्हीं को ही बुलाया जाएगा उस पोस्ट को फिल करने के लिए जिसने कंपनी को कुछ टाइम के लिए अलग कर दिया। यानी जिन लेबर्स को कंपनी ने कुछ टाइम के लिए सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, उन्हीं लेबर्स को पहले बुलाया जाएगा उन वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारा, अब इंटरनल रिक्रूटमेंट जब कंपनी करती है तो मेरिट्स, इसकी मेरिट्स क्या है? सबसे पहले उनका मोटिवेशन इंक्रीज होगा कि हमें हमारे थ्रू रिक्रूटमेंट हो रही है, हमें प्रमोशन मिल रही है, हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है। पीस मेंटेन रहेगा कंपनी के अंदर, सिलेक्शन करना इजी हो जाएगा, खर्चे कम हो जाएंगे, बाहर पहले ऐड दो, फिर अलग अलग सोर्सेज को देखो। इंडक्शन की कोई नीड नहीं होती। इंडक्शन का मतलब होता है फ्रेंड, जब एम्प्लॉयज़ जॉब पर आते हैं तो उनको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी प्रोवाइड करना। ठीक है, क्या होता है इंडक्शन का मतलब? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जब कोई नया एम्प्लॉय आता है, हायर होता है, उसको जानकारी देना, उसको ऑर्गेनाइजेशन से के बारे में सब कुछ बताना। ठीक है, लेकिन जब इंटरनली चीज़ों को रिक्रूट किया जा रहा है तो इसकी कोई नीड ही नहीं पड़ती इंडक्शन की। ओके, सरप्लस एम्प्लॉयज़ को हम एडजस्ट कर सकते हैं दूसरी ब्रांच में जहाँ पर शॉर्टेज है, और ये इकोनॉमिकल सोर्स है, इतना खर्चा इसमें नहीं आता। नेक्स्ट, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। फ्रेंड, जब हम बार बार एक ही बंदे को प्रमोट करते रहेंगे, इंटरनल रिक्रूट करते रहेंगे, तो जो बाहर की जो नई जनरेशन है, जो नया टैलेंट है, उसको मौका नहीं मिलेगा अपना टैलेंट प्रूव करने का। तो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। एम्प्लॉयज़ लिथार्जिक हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, पता है कि हमें ही प्रमोशन मिलना है, हमारा ही ट्रांसफ़र होना है, तो क्या ज़रूरत अच्छे से काम करने की? तो वहाँ पर भी लिथार्जिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो नई कंपनी, जो बिल्कुल स्टार्टअप, जो अभी स्टार्ट हुई है कंपनी, उसके लिए इंटरनल रिक्रूटमेंट करना पॉसिबल नहीं है। अब फ्रेंड्स, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है रिक्रूटमेंट के, देखिए फ्रेंड्स। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के लोगों का अटेंशन जाता है, वहाँ पर पोस्टर्स पेस्ट करना कि हमारी कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट है। और ये मेनली किसके लिए होता है? ये मेनली रिक्रूटमेंट अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है, इसलिए इसको हम कैजुअल लेबरर्स भी कहते हैं, यानी उन वर्कर्स की अपॉइंटमेंट के लिए जो डेली बेसिस पर काम करते हैं। इस मेथड में किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ही पेस्ट कर देंगे कोई पोस्टर या कोई नोटिस, जिससे कि लोगों का अटेंशन जाए और वे वर्कर्स हमारी कंपनी में रिक्रूट कर लें। सेकंड आता है हमारा कैजुअल कॉलर्स। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टैलेंटेड और ब्रिलियंट पीपल अपनी एप्लीकेशंस कंटिन्यू बेसिस पे सेंड करते रहते हैं कि जब भी उन कंपनीज वालों को ज़रूरत होगी वे हमें रेफ़र करेंगे और हमें मौका मिलेगा उस बड़ी कंपनी में काम करने का। तो जो
जो कंटिन्यूसली एप्लीकेशन सेंड करते रहते हैं उन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं कि जब भी हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी रिक्रूटमेंट करने की तो हम पहले उस लिस्ट को रेफ़र करेंगे। तो इस सिस्टम में भी हमें किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आता है हमारा मीडिया एडवर्टीजिंग। मीडिया एक बहुत अफेक्टिव वे है एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करने का। ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अगर हमें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड। इसमें हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हायर और मीडियम लेवल जॉब्स के लिए। एडवर्टीजमेंट की जाती है न्यूज़पेपर के बेसिस पे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डाली जाती है टेलीविज़न मैगजीन्स के बेसिस, यानी मास मीडिया का यूज़ किया जाता है एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट के लिए। ओके, फिर आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट सेटअप करती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड पर्सन उसकी पूरी डिटेल मेंशन होती है जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है। जब भी कंपनीज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले हैं वे कंपनीज की नीड के अकॉर्डिंग जो उनको जिस भी तरह का एम्प्लॉय चाहिए वैसे उनको वे सप्लाई कर देती है और वहाँ से भी रिक्रूटमेंट होना पॉसिबल है। प्लेसमेंट एजेंसीज इन दिनों में काफ़ी अच्छा सोर्स है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। ये एजेंसीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एस्टेब्लिश करते हैं, पीपल यहाँ पर अपना नाम रजिस्टर कराते हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो होती है यानी जब यहाँ पर लोग जाते हैं रजिस्टर कराने के लिए नॉर्मली हाई लेवल जॉब्स लेने के या फिर मीडियम लेवल जॉब्स लेने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन जब रिक्वेस्ट करती है इन एजेंसीज़ को कि वे हमें अपने बिहाफ पर कोई भेजे जो हमारी कंपनी में अच्छे से काम कर सके, तो ये कंपनीज भी उन बंदों का नाम सजेस्ट करती है जो यहाँ पर रजिस्टर करा के गए अपना नेम जॉब के लिए। ओके, तो ये जो एजेंसीज होती है कुछ फीस चार्ज करती है। देखिए जो ये प्लेसमेंट एजेंसीज है सर्विसेज दे रही है अपनी, ठीक है, सर्विसेज दे रही है तो कुछ फीस भी तो चार्ज करेगी। ये एक बैलेंस बनाकर रखती है प्लेसमेंट एजेंसीज डिमांड और सप्लाई के बीच में। किसकी डिमांड सप्लाई बच्चों? एम्प्लॉयज़ की डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट आता है हमारा 6 नंबर पर मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और हेड हंटर्स। आज के दिनों में जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। ये अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं मैनेजरियल स्टाफ की रिक्रूटमेंट में। जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स या हेड हंटर्स है ये किसको रिक्रूट करते हैं? मैनेजरियल स्टाफ की वैकेंट पोस्ट को रिक्रूट करते हैं। ओके, फर्म्स इनकी भी हेल्प लेती है रिक्रूटमेंट करने में। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस नाम से ही क्लियर है, जब जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज जाती है, उनसे टच में रहती है कि हमें वहाँ से एक अच्छा टैलेंट मिलेगा, वहाँ से हमें अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से संभालेंगे। तो वहाँ से भी बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी कंपनीज हायर करती है। लेकिन फ्रेंड्स जब कंपनीज हायर करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से उनको डायरेक्ट जॉब नहीं मिल जाती। जब वे कंपनीज में आते हैं तो उनके कुछ टेस्ट भी होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे सिलेक्शन के प्रोसीजर में। यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट की। फिर आती है रिकमेंडेशंस। रिकमेंड का मतलब अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के अच्छे रिलेशन है तो कई बार एम्प्लॉय भी सजेस्ट कर देते हैं कि हम जानते हैं हमारे नोन में है वे बहुत अच्छा हमारी कंपनी के लिए साबित हो सकता है अगर आप उसको टेस्ट करें। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स की लेबर से कोई हमने ओपिनियन ले लिया कि अगर आपके नोन में कोई है जो अच्छे से काम कर पाए, टेलीकास्टिंग के थ्रू रिक्रूट करना और वेब पब्लिशिंग इंटरनेट के थ्रू रिक्रूट करना। ओके, बैनर्स डालना इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, पॉपअप्स आते हैं जो छोटी छोटी एड्स आती हैं तो वेब्स के थ्रू भी इंटरनेट के थ्रू भी रिक्रूट करना। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया रिक्रूटमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है हमारा इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम एम्प्लॉयज़ की नीड को डिटरमाइन कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट का जो हमने 4 स्टेप्स का प्रोसेस फॉलो किया था जैसे ही उसको पूरा कर लेते हैं। जो सिलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वह नेगेटिव होता है बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कंपनी को ज़रूरत है 1000 बंदों की, आगे 4-5 हज़ार एप्लीकेशन, तो 4000 को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे और उसमें से 1000 को अपने पास रख लेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें से बेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक नेगेटिव प्रोसेस है बिकॉज इसमें हम कुछ को रिजेक्ट करते हैं कुछ को एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर एक नेगेटिव प्रोसेस है। ओके, अब हम बात करेंगे इसके प्रोसेस की कि कौन सिलेक्शन जब हम करते हैं फाइनल जब एक जॉब पर आता है बंदा उससे पहले एक प्रोसेस पूरा फॉलो होता है। वे क्या होता है वे हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। देखते हैं फ्रेंड, जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है जितनी भी एप्लीकेशंस आई है रिक्रूटमेंट के थ्रू उसको स्क्रूटिनाइज करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे? जब हर एक पर्सन अपनी अपनी एप्लीकेशन देगा तो कुछ कंडीशंस भी देगा साथ में कि हमें इतनी सैलरी चाहिए, हमें प्रमोशन कितना चाहिए, हम कितनी ड्यूरेशन पे काम करेंगे, कितने टाइम के लिए काम करेंगे, मतलब कुछ कंडीशंस देता है हर एक कैंडिडेट। अगर वे कैंडिडेट्स की कंडीशंस एक्सेप्टेबल है कंपनी के लिए तो ठीक है, अगर वे कैंडिडेट्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है
जो कंडीशंस कैंडिडेट्स ने दी थी अगर वे कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती तो ऑर्गेनाइजेशन उनको क्या कर देगी, एक रिग्रेट लेटर इशू कर देगी कि हम आपको अपनी कंपनी में एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज आपकी कंडीशंस हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ओके, जो वहाँ से एप्लीकेशन सिलेक्ट करी है उनका फिर होगा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इसलिए किया, ये सिर्फ एक सबसे पहले जो एक बेसिक इंटरव्यू होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग का जो इंटरव्यू होता है, इसमें एप्लीकेंट की सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या वे फिजिकली और मेंटली जॉब के लिए फिट है। उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी एजुकेशन, उसके एक्सपीरियंस को लेकर। यहाँ पर कुछ भी वेरिफिकेशन का काम नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर ओरली कुछ चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, जब यहाँ पर वे सिलेक्ट हो जाएगा तो उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म, एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसको फिल करना होगा। उस फॉर्म में उसको अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी होगी, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, कितनी एक सैलरी वे एक्सेप्ट करना चाहेगा, किस रेफरेंस पे वे कंपनी में आया, और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी जो उस कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल होगी। फिर उसके कुछ सेकंड स्टेप होगा हमारा सिलेक्शन टेस्ट। उसके कुछ टेस्ट होंगे लाइक प्रोफिशिएंसी टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट। प्रोफिशिएंसी में होगा उसका स्पेशलाइजेशन और स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी और डेक्सटेरिटी टेस्ट। हम देखेंगे आगे क्या होता है ये, चलिए देखते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिससे हम कैंडिडेट की एबिलिटी और स्किल को चेक करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे और स्पेशलाइज, इसमें कुछ टेस्ट आएंगे लाइक स्पेशलाइजेशन और स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट। इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है वेरीफाई करना कि कैंडिडेट किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन उसने अचीव की हुई है। ओके, एंड जो डेक्सटेरिटी टेस्ट होता है, ये जो टेस्ट होता है ये हम ये जो those jobs where physical labor is called, there the ability of the candidate is known by putting him on the dexterity toes। यानी जो जॉब फिजिकल लेबर से रिलेट करते हैं, जिसमें फिजिकल लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर हम कैंडिडेट की एबिलिटी चेक करते हैं कि क्या वो उस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक कंप्यूटर टाइपराइटर चाहिए, तो उसकी फिंगर्स की मूवमेंट कैसी है कीबोर्ड पर, तो वहाँ पर उसका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। ओके, इसको हम कहते हैं डेक्सटेरिटी टेस्ट। कुछ होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट जो उस कैंडिडेट की एफिशिएंसी के बारे में बताएगा, लाइक यहाँ पर उसका इंटरेस्ट टेस्ट हो गया, ठीक है, कि उसका किस वर्क में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसका इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया कि उसकी हिडन क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, कुछ और टेस्ट भी होते हैं एम्प्लॉयमेंट। फ्रेंड्स, तो ये कुल मिलाकर सारी की सारी बात की गई थी टेस्ट की, जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन टेस्ट, डेक्सटेरिटी टेस्ट, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट, ऐसे कुछ टेस्ट किए जाएंगे जब ये अपना एक बेसिक इंटरव्यू दे देगा। जब ये सारे टेस्ट में क्लियर हो जाएगा, जब सारे टेस्ट सक्सेसफुली क्लियर कर देगा, उसका फिर एक फाइनल इंटरव्यू होगा। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा इंटरव्यू का, कि कैंडिडेट्स के बारे में उससे बातें करना, उसके बारे में उसका क्या टेम्परामेंट है कंपनी को लेकर, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये चीज़ें चेक करना। यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, फिजिकल क्वालिटी, वेरिफिकेशन, एकेडमिक डिग्रीज को वेरीफाई किया जाता है, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स में उसने अपनी क्वालिफिकेशन फिल की थी, यहाँ पर उसको फाइनली वेरीफाई किया जाता है ऑफिशियली, किस वर्क में इंटरेस्ट है। ओके, देन आता है हमारा, जब वो अपना फाइनल इंटरव्यू क्लियर कर देगा, उसका फिर रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होगा। आफ्टर ए कैंडिडेट इज डिक्लेयर सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की जाएगी, यानी जो एप्लीकेशन में उसने रेफरेंस में मेंशन किए थे नेम्स, लाइक अपना करेक्टर, अपना सोशल रिलेशन, किसके बेसिस पे कंपनी में आया, वे सारी चीज़ें यहाँ पर एक बार उसका चेक होगा, उसको एक बार वेरीफाई किया जाएगा। देन होगा सिलेक्शन डिसीजन। जब एप्लीकेंट सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू और रेफरेंस चेक सेलेक्ट हो जाएंगे, तो फाइनल सिलेक्शन डिसीजंस लेने से पहले जिस डिपार्टमेंट के लिए उसको सिलेक्ट किया जाएगा, उस डिपार्टमेंट के मैनेजर से ओपिनियन लिया जाएगा, हम इस बंदे को एज ए मैनेजर आपके डिपार्टमेंट में, आपके एज एन एम्प्लॉय आपके डिपार्टमेंट में सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी ओपिनियन क्या देते हैं इस चीज़ को रिगार्डिंग, तो उसकी ओपिनियन के बेसिस पर उसको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। जब फाइनल सिलेक्शन होगा, उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के 3 पर्पस है, उसकी फिजिकल फिटनेस चेक करना कि उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, एंड एग्जेसिव, और हमें उसको ऊपर कितना खर्चा और करना पड़ सकता है इन फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए, ये कुछ चीज़ें चेक होती हैं। फिर जॉब ऑफर, जब फाइनली भी अपना मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर देगा, उसको जॉब ऑफर दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथों में दिया जाएगा, उस पर डेट मेंशन होगी किस दिन आपको अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। जब वे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आएगा, तो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा एम्प्लॉयमेंट का। जब उसकी जॉब एक्सेप्ट कर लेगा वे कैंडिडेट, तो वे एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बन जाएगा। अपॉइंटी जो है उस टाइम जो अपॉइंटी जो एम्प्लॉय है, वे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स को साइन करेगा, जिसमें उसका अटेस्टेशन फॉर्म भी होगा। अटेस्टेशन फॉर्म का मतलब होता है जिसमें एम्प्लॉय की पूरी डिस्क्रिप्शन मेंशन होती है। ओके, इसका जॉब टाइटल,
उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन्हें किस डेट को ज्वाइन किया, उसका रेम्यूनरेशन, उसके अलाउंसेज, उसके वर्किंग आवर्स, लीव रूल्स क्या रहेंगे, ग्रीवेंस ट्रिब्यूनल प्रोसीजर क्या रहेगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या रहेगा, टर्मिनेशन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना लाइक, अपना सब्सक्राइब एंड कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।